नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। हमारे साथ संवाददाता ईशा ठाकुर लाइव बनी हुई है। ईशा, आज कुछ क्या तमाम बड़ी खबरें पंजाब से निकलकर सामने आ रही हैं? जी आयुषी, देखिए यहाँ पर अगर बात करें पंजाब सरकार की, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से बीती रात एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक एक एडवाइजरी कमेटी का गठन यहाँ पर किया जाएगा, जो समय समय पर अपनी जो एडवाइजरी है वो सरकार को देगी कि किस तरीके से जो जनता से जुड़े जितने भी फैसले हैं उसे ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से लागू किया जाए। तो ऐसे में जिस कमेटी का गठन होना है, अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एडवाइजरी कमेटी का जो चेयरमैन यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा वो राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हो सकते हैं। इसके अलावा इसके मेंबर होंगे और इससे पहले जो जितने भी ऑफिसर थे वो मुख्यमंत्री से ही सलाह मशवरा करके ही कोई फैसले लिया करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से अब कमेटी एक यहाँ पर गठित कर दी जाएगी वो यहाँ पर फैसले लेगी, तो कहीं ना कहीं इस पर भी विपक्ष हमलावर हो चुका है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच नॉलेज शेयरिंग जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत ही इस कमेटी का गठन यहाँ पर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये अभी भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली से जो पंजाब सरकार है वो चलाई जा रही है, इसी वजह से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम पंजाब सरकार की बात करें, उनका कहना है कि एडवाइजरी कमेटी का गठन करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ज़मीनी स्तर पर जो जनता से जुड़े फैसले हैं उन्हें तत्पर किस तरीके से लागू किया जा सके, इसके बारे में गहन से अध्ययन किया जा सके। इसके अलावा देखिए, जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं कंगना रनावत, उन्होंने पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट का रुख किया है क्योंकि बठिंडा की निचली अदालत की तरफ से उन्हें सम्मन जारी किया गया है कोर्ट में पेश होने के लिए। और हमने देखा था जब कृषि आंदोलन को लेकर आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चला था तो वहां पर ज़्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के मौजूद थे और पंजाब की धरती से ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो वहां पर महेंद्र कौर, जो कि बठिंडा के गाँव की रहने वाली हैं, उन पर सोशल मीडिया के ज़रिए कंगना रनावत ने एक टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि 100-100 रुपये लेकर जो महिला हैं वो धरने पर जाती हैं। जब सीएए को लेकर हमने देखा था, नागरिकता कानून को लेकर जब प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था, उस दौरान जो बिल्किस बानो है काफ़ी छाई हुई थी। तो ऐसे में जो कंगना रनावत हैं उन्होंने महेंद्र कौर की तुलना कहीं ना कहीं बिल्किस कौर के साथ की थी। यही वजह है कि अब सम्मन जारी किया गया था महेंद्र कौर की याचिका को लेकर कंगना रनावत के खिलाफ। ऐसे में राहत के लिए पहुंची है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। 11 जुलाई को इसमें सुनवाई होनी है, उसमें देखना ये होगा कि कंगना रनावत को क्या राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। अगर राहत नहीं मिलती है तो कंगना रनावत को बठिंडा की अदालत में पेश होना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें देश भर की, जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, बीजेपी अभी से जुट गई है, लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं और केंद्र के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रशिक्षण भी किया जा रहा है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाए, नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाए कि जनहित के जो जुड़े मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाए। और कल एक बैठक भी राजस्थान के माउंट आबू में होने जा रही है, प्रशिक्षण शिविर होगा बीजेपी का, जिसमें तमाम देश भर के जो बीजेपी के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। वहीं आज की अगर हम बात करें, कांग्रेस की तरफ से देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है बीजेपी के खिलाफ। जिस तरीके से हमने देखा कि सांप्रदायिक दंगे एक तरीके से भड़क उठे हैं देश भर में और नुपुर शर्मा को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी आड़े हाथों लिया है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ एक प्रेस वार्ता यहाँ पर भी की जाएगी पंजाब में। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बस थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि आतंकवादी संगठन के साथ उनकी भी सांठगांठ है। तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके के आरोप राजा वड़िंग यहाँ पर लगाने वाले हैं। और आज जीतू पटवारी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस भवन में उनकी भी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के खिलाफ है। और दीपेंद्र हुड्डा की अगर बात करें, जिस तरीके से उन्होंने किसानों के मुद्दे पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार को घेरा है एमएसपी को लेकर, वो भी चंडीगढ़ में मौजूद है। तो पूरी तरीके से एक रणनीति यहाँ पर कांग्रेस से बनाई है बीजेपी को घेरने के लिए। ये तमाम वो खबरें रहेंगी जिसपे हमारी नजर रहेगी। आयुषी जी चलिए ईशा, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक कर लेते हैं मुंबई से ब्यूरो चीफ विनोद ओझा जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं।
जी विनोद जी, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है मुंबई की आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं? महाराष्ट्र की सियासत से अगर देखा जाए तो सीएम एकनाथ शिंदे की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की कल मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात होने वाली है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली से लौटने के बाद मंत्रिमंडल का पूरा रूपरेखा तैयार किया जाएगा। आने के बाद शायद वो लोग प्रेस को ये संबोधित करेंगे। यहाँ पर जो राजनीतिक सरगर्मी है वो भी तेज है। महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष जो चंद्रकांत दादा है वो शायद उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा और ऐसी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष जी दूसरे विनोद जी, को बनाया जा सकता है। जी अभी बारिश को लेकर के क्या संभावनाएं देखी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर देखा गया और कई जगहों पर बाढ़ की भी आशंका जताई जा रही है। कहां कहां येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? ऐसी बारिश का कहर जारी है। रत्नागिरी रायगढ़ के इलाके में बहुत ज्यादा दिक्कत है। कोल्हापुर, पुणे, ठाणे, ये हर जगह पे, पालघर में भी अभी रेड अलर्ट लगा दिया गया। काफी जगह पे ऑरेंज अलर्ट है। जो वसई विरार का क्षेत्र है वहाँ पे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रिंग रोड का एरिया है वहाँ पे काफी घरों में पानी घुस गया है। जो जालना का एरिया है और नांदेड़ का एरिया, नांदेड़ में भी पानी भरा हुआ है और काफी घरों में भी पानी घुसा हुआ है। बारिश कल से ज्यादा आज है और 3 दिन तक अभी आगे भी उसकी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और उसी कुछ राजनीतिक खबरों से और अवगत कराएंगे, क्योंकि अभी देखिए शिवसेना में जो घमासान छिड़ा हुआ है, क्योंकि ये चुनाव चिन्ह की लड़ाई अभी रुकती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब शिवसेना का उद्धव ठाकरे को गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 11 तारीख को जब इसकी सुनवाई होगी उस दिन तय किया जाएगा, इसके ऊपर उसके पहले भी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी चीज है कि शिवसेना दोनों बूथ हर जगह पर मीटिंग कर रहा है और अपने पक्ष में नेताओं को करने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आयुषी, आने वाले समय में ये चुनाव चिन्ह किसका होगा या दोनों गुट को अलग चुनाव चिन्ह मिलेंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। जी चलिए अनिल जी बने रहिए। विनोद जी आप हमारे साथ अभी रुक कर लेते हैं। अनिल नेताम का रायपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, आज क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं, वहां से क्या निकल कर आ रही है, अहम खबरें क्या है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। जी ऐसे बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है अहम खबरों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का अगर बात करें तो 296 केसेस सामने आए हैं, तो काफी चिंताजनक है। लगातार दिख रहे हैं हर दिन जो है कोरोना केसेस में काफी वृद्धि हो रही है। बात जिस तरह से कोरोना केसेस आ रहे हैं वो घनी आबादी के क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक केस सामने आ रहे हैं। दुर्ग में 60 केस सामने आए हैं, तो राजधानी रायपुर में जो है 53 केस जो है सामने आए हैं, जो काफी चिंताजनक है प्रदेश के लिए। और साथ ही आम लोगों को भी ये समझना और कोरोना केसेस जो है फिर से बढ़ने आए हैं, तो उन लोगों को भी कहीं कहीं कोरोना को लेकर सतर्क बैठना चाहिए। और जिस तरीके से कोरोना के सामने आ रहे हैं वो प्रदेश के लिए काफी चिंताजनक है। बात वही दूसरी बड़ी खबर की तरफ में आयोजित, तो आज जो है महापौर जो है एजाज ढेबर लगातार अपने मूल महापौर मोड़ द्वार कार्यक्रम के तहत हर एक वार्ड में जा रहे हैं। पिछले 3 बजे 2 वार्ड में जाकर जो है सभा मोड़ महापौर मोड़ द्वार कार्यक्रम पर चलता है, जिसमें जो है लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं बिजली पानी व्यवस्था को लेकर, इन सब तरह की जो समस्याएं होती हैं जाति निवास को लेकर, इनका निराकरण जो है के माध्यम से तुरंत ही वहाँ पर किया जा रहा है। इसी कड़ी पे आज जो है वहाँ पर जो है 2 वार्ड में जाएंगे, तो क्रमांक 3 के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 9 में आज जो है उनका शिविर लगेगा महापौर उम्मीदवार, जहाँ पर वे लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को जानकर उनका तुरंत निराकरण के लिए जो वहाँ पर बात करेंगे। बात वही तीसरी बड़ी खबर की करें तो लगातार देख सक रहे हैं कि प्रदेश में जो है मानसून बना हुआ है और कहीं पर बारिश होती हो रही है। अधिकतर जो है बारिश कम मापा गया है। राष्ट्रीय संभाग और नासिक संभाग में जो है काफी कम बारिश हुई है। संभाग में थोड़ा औसतन पानी सही हुआ है, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में मानसून की अभी भी पानी लग रही है, बारिश काफी कम हो रहे हैं। और बात चौथी बड़ी खबर की कर ले तो जिस तरह से कांग्रेस लगातार भाजपा में आरोप लगाती है कि वे आतंकवाद गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसी कड़ी पे आज जो है प्रदेश मीडिया प्रभारी भी छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए हैं, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जागृति की रणनीति है, किस तरह से वे भाजपा की काम कर रही है, उससे लगातार आरोप जो है
लगाते रहते हैं कम्युनिटी। इसी तरीके आज 12 बजे जो है राजीव भवन में एक प्रेस वार्ता यही आयोजित किया गया है जी। ऐसी तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज जो है दीपक मिनटों में नजर आती हैं। जी चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका और सारे रिपोर्टर्स अभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, आज दिल्ली की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं और आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है, इसको लेकर के भी विस्तार से बताएं और आज की तमाम बड़ी खबरें बताएं दिल्ली की। बिल्कुल, सबसे पहले बात कर लेते हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद देश में राष्ट्रीय शोक देखा गया है। इसके बाद लाल किला राष्ट्रपति भवन पे ध्वज को आधा झुका दिया गया। शिंजो आबे की हत्या कल 8 जुलाई को एक व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर की गई थी। आपको बता दें, आबे के निधन पर पीएम मोदी और राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक जताया है। इसके बाद आबे का भारत के साथ एक गहरा रिश्ता रहा है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने उनके निधन पर आज शनिवार को एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। जी बात दिल्ली आए, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से दिल्ली आए शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो दोनों आज दिल्ली के आज उनका दूसरा दिन है, 2 दिवसीय दौरे पर वो दिल्ली में है। ऐसे में वो पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद कैबिनेट बनने को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं से आज वो चर्चा कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिंदे और फडणवीस जो है वो पीएम मोदी से आज शाम तकरीबन 4:30 बजे मुलाकात करेंगे। वहीं अगर बात करें तो राजनाथ सिंह से वो तकरीबन 3:30 बजे मुलाकात करेंगे। हालांकि अगर हम बात कर ले तो उनकी मुलाकात कितने अगर बात कर ले तो हरीश साल्वे से भी उनकी आज मुलाकात हो सकती है। साथ में शिष्टाचार वो मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी आज उनकी शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है। इसके बाद वो आज शाम पुणे रवाना हो जाएंगे, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली में राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हत्या की घटनाओं को लेके इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद की ओर से आज एक संवैधानिक संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जो कि जंतर मंतर से निकाली जाएगी। तकरीबन 10 बजे इसकी शुरुआत होनी थी और 50,000 लोग इसमें शामिल होने की संभावना बताई गई है, जिसको लेते हुए दिल्ली में कुछ मार्गों पे यातायात एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें 8:30 बजे से लेकर तकरीबन दोपहर 2 बजे तक के बीच में उन सड़कों पे जाना मना रहेगा। इन सड़कों के नाम हम आपको बता देते हैं: सिकंदरा रोड और बाराखंबा रोड, इसके अलावा फिरोज शाह रोड, भगवान दास रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग। इन मार्गों पे जाने के लिए बंद कर दिया गया है 8:30 बजे से। उसमें पटेल चौक, जनपथ, आउटर सर्कल भी और कनॉट प्लेस की ओर जाने वाली सभी यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली में आज पंजाबी सिंगर सिंधू मूसेवाले की जो हत्या है उसको लेके भी आज अंकित शूटर जो गिरफ्तार किया गया था उसकी पटियाला कोर्ट के अंदर आज सुनवाई होनी है, माफ कीजिएगा, उसमें आज सुनवाई होनी है। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली का आज का जो मौसम है सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और माफ कीजिए IMD की अगर बात करें तो दिल्ली में आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से IMD के बताए गए मुताबिक दिल्ली में बारिश जो होनी थी वो गणना गलत साबित हुई है, लेकिन आज सुबह से ही दिल्ली में बारिश का मौसम बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं और IMD के मुताबिक आने वाले पिछले 5 दिनों तक दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर फिलहाल दिल्ली वालों को गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है बादल सिर्फ छाए हुए हैं, सुबह से बूंदाबांदी या कहीं भी बारिश की बारिश होने की किसी भी तरीके की खबर अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। हो सकता है कि दोपहर बाद दिल्ली में तेज बारिश देखने को मिले, उसके बाद दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर कोरोना की बात कर ले तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 531 मामले सामने आते हुए दिखाई दिए। हालांकि अगर हम दिल्ली में कोरोना की दर की बात करें तो 3.13 दर जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में डेंगू के जो मामले हैं वो भी 143 हो गए हैं, हालांकि किसी के मौत की खबर नहीं है।
वहीं अगर जी। दिल्ली वालों की एक बार दोबारा से बात कर ले मौसम को लेके, तो दिल्ली वाले लगातार आसमान की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी से किसी तरीके से निजात मिल जाए। लेकिन आज आईएमडी के मुताबिक दिल्ली वालों को हो सकता है कि गर्मी से राहत मिल जाए। जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। गजेंद्र, अभी रुक कर लेते हैं नोएडा का। राजकुमार चौधरी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजकुमार, क्या तमाम बड़ी खबरें आज नोएडा से निकलकर सामने आ रही हैं? आज की अहम खबरें विस्तार से बताएं दर्शकों को। ऐसी बेसिकली आज उत्तर प्रदेश की खबरों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो खबर है उसमें सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया है, जो पॉलिटिकल ट्विस्ट आया है, वो द्रौपदी मुर्मू को लेकर आया। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदार हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां यशवंत सिन्हा का समर्थन किया है, वहीं उनके चचा शिवपाल यादव और उनके राजनीतिक सहयोगी रहे ओपी राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो आज ये राजनीतिक गतिविधि उत्तर प्रदेश में बहुत चरम पर रहने की पूरी संभावना है। उसके अलावा जो आज उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम विभागों की समीक्षा करेंगे, चाहे वो अमेठी की बात करें, चाहे वो वाराणसी की बात करें, अयोध्या में किस तरीके से विकास के कार्य चल रहे हैं, उन सब जो विभाग हैं उनमें अभी तक क्या डेवलपमेंट हुए हैं और आगे डेवलपमेंट की क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से कहाँ किस विभाग में किस तरीके से उन योजनाओं को फलीभूत किया जा रहा है, इसकी आज वो समीक्षा करेंगे। 5:30 बजे से कालिदास मार्ग पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक देर रात तक चलने वाली है, जिसमें तमाम जितने भी विभाग हैं उनकी सभी समीक्षा होगी। जी, उसके अलावा 15 अगस्त को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक विशेष आदेश जारी किया गया है। चीफ सेक्रेटरी दुर्गा प्रसाद मिश्र ने एक आदेश जारी किया है 15 से 17 अगस्त तक, मतलब क्योंकि 70 साल 75 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी का जो समय है, आज़ादी का जो शताब्दी समारोह जो मनाने की तरफ हम लोग अग्रसर हैं, उसको एक यादगार क्षण बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि 15 से 17 तारीख तक तमाम घरों पर, जो निजी घर होंगे उन पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। और ये एक बहुत स्पष्ट निर्देश तमाम जिलाधिकारी, तमाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दे दिए गए हैं कि वो इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों के अंदर एक स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक उत्साह कहीं ना कहीं सामने आए। ये सब जो गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की आज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और इन सब को देखते हुए तमाम तरह के जो अधिकारी हैं, तमाम तरह के जो विभाग हैं, उन विभागों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री के सामने पेश करेंगे। उसके अलावा जहाँ तक नोएडा में जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर वहाँ की लोकल स्तर की बात की जाए, क्योंकि ये औद्योगिक नगरी है, आज जो नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना विकास प्राधिकरण के जो चेयरमैन हैं, आज वो नोएडा में सब तमाम अधिकारियों की मीटिंग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो भी इसी जनपद में बनना निर्धारित है, उसकी समीक्षा होगी। उसके अलावा तमाम विकास के जो कार्य हैं उन विकास के कार्यों की समीक्षा कहीं ना कहीं की जाएगी। उसके अलावा फिल्म सिटी जो बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है, उसके लिए तमाम बजट और तमाम तरह के जो ब्लूप्रिंट हैं वो तैयार किए गए हैं, उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री के निर्देश पर की जा रही है। और संभवतः ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस मीटिंग से वर्चुअल जो माध्यम है उससे जुड़ सकते हैं। आज यही सब संभावना रहने वाली है। मौसम का जो नज़ारा है चलिए राजकुमार आप बने रहिए हमारे साथ। अभी रुक कर लेते हैं देहरादून का। संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आज क्या देहरादून की तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं? और अगर बात की जाए मौसम की, तो वहां पर अभी अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 13 तारीख को मानसून दस्तक दे सकता है। अभी क्या अपडेट वहां से मिल पा रही है? देखिए, अगर उत्तराखंड में मानसून की बात की जाए तो लगातार 24 घंटे से लगातार जो है उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। और ख़ास तौर पर जो उत्तराखंड के जो कुमाऊं मंडल है वहां पर रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें नैनीताल जनपद और बागेश्वर में काफ़ी तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है जताई गई है, जिसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुमाऊं मंडल के पौड़ी में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि काफ़ी तेज बारिश जो है वो हो सकती है। और वही देखा जा रहा है कि कल देर शाम से ही लगातार जो है बारिश जो है वो लगातार
हो रही है, चाहे देहरादून की बात की जाए या जो पहाड़ी या जिले हैं वहाँ पर भी लगातार जो है वो बारिश हो रही है। साथ ही जिस प्रकार से उत्तराखंड में बारिश हो रही है, ऐसे में आफत की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। कई जगहों पर जो है भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। चाहे रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ की बात की जाए या मुंशियारी की बात की जाए, मुंशियारी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पिथौरागढ़ से मुंशियारी जाने वाला जो पुल है दलिया सोड़ के पास, वो एक तरफ से ढह चुका है, जिससे जो है आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वहाँ पर करना पड़ रहा है और काफ़ी मुसीबतों के साथ जो है स्थानीय लोगों को जो है पुल पार करवा रहे। हालांकि प्रशासन जो है वहाँ पर पहुँच चुका है। उसके बाद जो है रेस्क्यू का कार्य, कई सारी जो आवाजाही के कार्य जो है वो प्रशासन के द्वारा जो है वो कराया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो जहां पर भी जिस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहां पर जो है स्कूलों को बंद करने के निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। साथ ही जिस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। खासतौर पर जो कुमाऊं मंडल के जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है नैनीताल जनपद में, वहां पर सभी स्कूलों को जो है बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जो कई सारी छोटी बड़ी सड़कें जो है वो अभी बाधित चल रही है, जिसको खोलने के लिए बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीम जो है वो लगातार जुटी हुई है। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिस प्रकार से उनका निधन हुआ है, उसके बाद से उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय शोक जो है वो रखा गया है। और उसके बाद उसको लेकर जो है जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आज पूरे दिन जो है वो झुका हुआ रहेगा। जिस प्रकार से जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी जिस प्रकार से आकस्मिक निधन हुआ है, उनको गोली मारकर जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है, उसके बाद से पूरे देश भर में भी शोक की लहर है। और ऐसे में उत्तराखंड में भी आज जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है वो झुका हुआ रहेगा। जी चलिए, शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और सारे रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।